हमने किया था खाद्य सुरक्षा और गरीबी की गरीब भूख। यही है इसका क्वेश्चन। खाद्य सुरक्षा, गरीब और भूख में भिन्न परीक्षण पहलुओं का परीक्षण कीजिए। यही हमने किया था और हम भिन्न भिन्न तरीक़ों से हम करेंगे। ये तो हमने कर लिया, भिन्न परीक्षण, खाद्य सुरक्षा और गरीब भूख। हाँ जी, और आपसे एक बात और शेयर करना चाहती हूँ। वेलकम बैक टू माय अर्चना मास्टर चैनल। ठीक है, और मेरे चैनल को प्यार भरा सपोर्ट करते रहें और शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड, और आप बिन देखे ही स्किप कर देते हो मेरी वीडियो को। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। हमने ये खाद्य सुरक्षा और इसका महत्व भी समझ लिया था। खाद्य सुरक्षा, गरीबी और भूख, ये भी भूमंडलीय नीति का प्रभाव। खाद्य सुरक्षा और कुपोषण। खाद्य सुरक्षा, कुपोषण का अर्थ क्या होता है, क्या मतलब है, इससे मैंने पहले ही अच्छे से सॉल्व कर लिया है। कुपोषण, शरीर के लिए आवश्यक संतुलित आहार लंबे समय तक नहीं मिलना ही कुपोषण है। मतलब कि जो लंबे समय तक संतुलित आहार, पोषक नहीं, भोजन प्राप्त नहीं होता, उसे कुपोषण कहा जाता है। कुपोषण के कारण बच्चों और महिलाओं के रोग प्रतिरोध क्षमता कम हो जाती है, जिससे वह कई बीमारियों के शिकार बन जाते हैं। कुपोषण की जानकारी होना अत्यंत ज़रूरी है। कुपोषण अपर्याप्त संतुलित आहार के अभाव में होता है। समझ गए? कुपोषण मतलब खाना ठीक से ना मिलना, समय पे खाना ना मिलना, अच्छा खाना प्राप्त ना होना, उसे ही कुपोषण बोलते हैं। हनुमंत रावत के अनुसार दुर्गवंश खाद्य सुरक्षा खनन सुरक्षा का पर्यायवाची बन गया है। हनुमंत रावत अनुसार हनुमंत एक व्यक्ति का नाम है जो उनकी नज़रों में दुर्गवंश मतलब बुरे भाग्य का खाद्य सुरक्षा का एक पर्यायवाची बन चुका है। बस यही है खाद्य सुरक्षा, कुपोषण का अर्थ हमने समझ लिया है। अब करते हैं हम आगे स्टार्ट। से छोड़कर हम इसे खाद्य सुरक्षा और सार्वभौमिक समस्या। सार्वभौमिक का मतलब होता है पूरी तरह से पृथ्वी पर फैला हुआ, पूरी तरह से खाद्य सुरक्षा फैला हुआ। ब्राउन लेटर्स आर टफ चेयर्स ऑफ अर्थ ने 96 में खाद्य के लिए सार्वभौमिक मांग विशेष लेखक ने तर्क दिया। ये एक व्यक्ति का नाम है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक व्यक्ति है। अब वो वैचारिक संघर्ष पिछले युग में जो समाप्त हो गया उसे परिभाषित करने का मुद्दा था। चुनौती होगी उसका सामना विशेष करेगा। ये जो व्यक्ति है जो भी चुनौती होगी उसका सामना ज़रूर करेगा। पृथ्वी पर जो भी मतलब धरती पर जो समानताएं सुरक्षा होंगी उसकी परिभाषित करके ही रहेगा। अब बढ़ती हुई मांग और आपूर्ति तथा कीमत पर अस्थिर। आपूर्ति का अर्थ होता है एक सप्लाई करना। खाद्य में सार्वभौमिक मांग विश्व, चीन और भारत में तेजी से बढ़ रही है। सार्वभौमिक मांग मतलब जो पृथ्वी में फैला हुआ है खाद्य सुरक्षा, वो चीन और भारत में भी बढ़ रही है। सार्वभौमिक मांग तीव्र रूप से आगे बढ़ रही है। ये देश तेज और एक समान आर्थिक की सामग्री अधिक मांग होती है। साथ ही साथ भारत देश में जनसंख्या भी बढ़ रही है, इससे खाद्य का अतिरिक्त उत्पादन हो रहा है। दूसरी ओर मानसून की विफलता
उत्पन्न करता है। बार बार सूखा बाढ़ द्वारा आपूर्ति प्रभावित होती है और यह आपूर्ति से अस्थिरता उत्पन्न करता है। बढ़ती हुई मांग और आपूर्ति में उतार चढ़ाव, कीमतें भी बढ़ती हैं और उतार चढ़ाव उत्पन्न अनिश्चित उत्पन्न होती है। भारत समय समय पर बार बार मुद्रास्फीति का अनुभव भी कर रहा है। भारत जो है आगे जो समाज का वो पालन कर रहा है अच्छे से। ये था हमारा लेटर ब्राउन ने मांग, आपूर्ति और कीमत के इस स्तर पर वाद विवाद की व्याख्या की। लेटर्स ब्राउन के मांग थी कि आपूर्ति और कीमत की वाद विवाद की व्याख्या की उल्लेख करता है कि विश्व बैंक और कृषि दोनों में खाद भी अधिक शेष के उज्ज्वल भविष्य का और सन 1970 के तथा सन 1980 के दशक में कीमतें गिरने का अनुमान करते हैं। ब्राउन के अनुसार ऐसे अनुमान के कारण कृषि और परिवार नियोजन में अल्प निवेश कर सकते हैं। यह सत्य है कि चीन में सन 1970 के दशक के मध्यम और उनके आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अधीन, जो लगभग सन 1970 में शुरू हुई, उत्पन्न में भारी वृद्धि हुई और चीन ने महसूस किया कि इसे बीज छोड़कर अन्य खादों का आयात नहीं करना पड़ेगा। परंतु 94 में कीमतें तेजी से बढ़ी और चीन को विवश होकर बहुतायत में आयात करना पड़ा। चीन का एक जापान के बाद दूसरे सबसे बड़ा खाद्यान्न आयातकर्ता हो गया और इस प्रकार मिलियन आबादी वाला चीन बढ़ने और खाद्य संकलन बढ़ने के साथ व्यापक आयात की व्यापक मांग उत्पन्न कर सकता है और विश्व खाद्य कीमतों को भी बढ़ा सकता है। ब्राउन अनुभव करता है कि केवल अब हम महसूस करते हैं कि विश्व खाद्य की कमी और खाद्य कीमतें बढ़ाने का सम्मान कर रहा है। सार्वभौमिक स्तर पर समदृष्टि के सदस्य पर विकासशील देशों में मात्रा और गुणवत्ता दोनों में खपत बढ़ने के लिए कल्याणकारी कार्य आवश्यक है। जहाँ तक समय खपत स्थिर और संकलन रूप से तपनीय है। यानी मतलब कि जो हमारा लेटर ब्राउन के मांग जो आपूर्ति है वो एक कृषि के ही थ्रू है, बट जो भारत देश है वो आगे बढ़ता जा रहा था, जिससे कि लेटर ब्राउन की मांग भी एक कृषि संगठन के दोनों खाद्य के भविष्य के बारे में वो जो सोच विचार कर रहे थे लेटर ब्राउन, वो 1970 से 1980 के दशक के में अनुमान की गई। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जापान के बाद दूसरा खाद्य आयातकर्ता हो गया, वो हुआ हमारा 1.2 बिलियन आबादी पर चीन आया बढ़ने पर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण। खाद्य सुरक्षा पर्यावरण के निकटतम समृद्धि और उस दूसरों को प्रभावित करते हैं। खाद्य उत्पन्न पहले ही जलवायु परिवर्तन में प्रभावित हो गया। दूसरे समय देश में विशाल आबादी द्वारा भूमि का अंधाधुंध और बार बार प्रयोग और भारत तथा चीन में बढ़ती मांग वृद्धि की उपयोगिता का अप्रदन कर सकती है। रासायनिक खाद उपयोगिता का मतलब होता है रासायनिक खाद को अप्रदन कर सकती है और
भूमि बंजर हो सकती है। इसके अतिरिक्त जल की खपत, भूमि बंजर मतलब जितनी भी फसलें हो रही हों उसको भी उपलब्ध कराएगी रासायनिक खाद। जैसे कि जल की खपत, उसकी कमी और जल संकट उत्पन्न कर सकता है। इसकी संकलन प्रतिक्रिया होती है वनों तथा वनस्पति जात और प्रणाली जात को प्रभावित कर रहा है। दूसरी ओर अंधाधुंध औद्योगिकरण मतलब नए कारखाने ओपन करा रहा है। औद्योगिकरण मतलब हो गया नए नए फैक्ट्रियां खुलवा रहा है। अंधाधुंध मतलब एक से एक कंपनियां ओपन हो रही हैं। फिर पर्यावरण का दुरुपयोग और हो सकता है। अधिक निवृत्तीकरण हो सकता है। निवृत्तीकरण वन समाप्त मतलब जो पेड़ पौधे हैं वो समाप्त हो रहे हैं। अगर कारखाने खुलेंगे तो जाहिर सी बात है निवृत्तीकरण तो होना ही होना है। पेड़ पौधे वहाँ से हटाकर नए नए कारखाने बनाए जा सकते हैं, औद्योगिकरण किया जा सकता है। पर्यावरण के कार्बन डाइऑक्साइड की अतिरिक्त मात्रा हो सकती है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज हो सकती है। तापमान बढ़ सकता है और ओजोन परत क्षीण होनी शुरू हो सकती है और इस सभी का परिणाम जलवायु परिवर्तन हो सकता है जो खनन और अन्य खाद्य उत्पादन प्रभावित कर सकता है। खुद स्थानों में मानसून असफलता भी हो सकती है जिससे सूखा बाढ़ पड़ सकता है और अधिक मानसून से भी स्थान पर बाढ़ आ सकती है। इस प्रकार के जलवायु परिवर्तन से ऋतु परिवर्तन भी हो सकता है। जलवायु परिवर्तन से ऋतु परिवर्तन भी हो सकता है जो जीवन को प्रभावित कर सकता है, परंतु दृष्टि से धन्य अर्थव्यवस्था से संतुलित विकास खाद्य आवश्यकताएं पूरी कर सकता है। इसमें एक तो बताया हमारा साक्रामक बिंदु, एक नाक्रामक बिंदु। जलवायु होने से एक जो खेती बाड़ी है वो भी अच्छे से हो सकती है और जो ऋतु वर्षा होने से भी उन्हें संतुलित आहार प्राप्त हो सकता है और कुछ काम भी बिगड़ सकते हैं, सफल बेकार हो सकती है। बहुत से कार्य हैं जो खराब हो सकते हैं। अब खाद्य सुरक्षा उपाय और उसका प्रभाव। खाद्य सुरक्षा और उनका प्रभावी पॉइंट है। भारत में खाद्य सुरक्षा के उपाय बहुत विपरीत हुआ या कि उनका भाव मिश्रित रहा तथा दीर्घकालीन उपाय। दीर्घकालीन का क्या अर्थ होता है? दीर्घकालीन का अर्थ पिछली पीढ़ियों का वर्ग। दीर्घकालीन का इन उपायों के उद्देश्य बहुप्रयोजनीय है। बहुप्रयोजनीय मतलब बड़े बड़े वर्क करना, उसे बोलते हैं बहुप्रयोजनीय। जिसमें गरीब को खाद्य की उपलब्धता आसानी से प्राप्त की जाएगी, प्रतिपोषित किया जाएगा शामिल। जनसंख्या वृद्धि नीति एक ऐसी उपाय है। विशाल जनसंख्या बड़ी जिम्मेदारी और बड़ी समस्या उत्पन्न करते हैं। भारत की मूल समस्या जैसे गरीब, बेरोजगार, खाद्य सुरक्षा, जनसंख्या दबाव द्वारा बढ़ गई है। भारत में क्या क्या समस्याएं बढ़ी हैं? बेरोजगारी, खाद्य सुरक्षा, जब फैक्ट्रियां बना दी जाती हैं, औद्योगिकरण कर दिया जाता है तो खाद्य निवृत्तीकरण का तो कम मिस करते हैं। साथ साथ 75 से 77 की आपात स्थिति के दौरान जनसंख्या वृद्धि नियंत्रित करने के लिए किया गया कठोर उपाय का घोर विरोध हुआ और जनमानस में अमान्य क्षमता हुई। जैसे कि कैसे हुई? भारत में सरकारों ने अब
जनसंख्या नियंत्रण के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए शिक्षा, अनुन्नयन और प्रतिपोषण की व्यवस्था और परिवार कल्याण नियोजन की नीति द्वारा जनसंख्या गुणवत्ता सुधार पर ध्यान देकर भी प्राप्त करनी चाहती थी। इस क्षेत्र में सामान्य रूप से कहा जा सकता है, परंतु दीर्घकालीन दृष्टिकोण और प्रभावित लंबी अवधि से बाद ही प्राप्त होंगे। इसलिए गरीबी उन्मूलन करने, अब ये पॉइंट बन जाएगा, इस गरीबी उन्मूलन करने और बेरोजगारी, उन्मूलन का मतलब होता है जड़ से उखाड़ देना, गरीबी को जड़ से खत्म करना या उखाड़ देना, बेरोजगार कम करना और शिशु तथा कौशल सुधारने के लिए उपाय आवश्यक। भिन्न रोजगार और गरीबी उन्मूलन योजना जैसे IRDP वर्ग जयंती शहरी रोजगार योजना का लक्ष्य लोगों की आय और कार्य शक्ति बढ़ाना तथा खाद्य सुरक्षा को सहायता करना। इसमें मेन पॉइंट बन जाएगा हमारा जयंती शहरी रोजगार योजना, जयंती शहरी रोजगार और योजना, ये हमारा मेन पॉइंट बनेगा। योजना किसमें? RDP जड़ से उखाड़ देती है गरीबी को। समस्या से निपटाने का एक महत्वपूर्ण उपाय बेहतर कृषि तरीके और उच्च स्तर की औद्योगिक योग द्वारा खाद्य उत्पादन करने का प्रयास करती है। गेहूं, देखो जैसे कि जो हरित क्रांति के आरंभ हुआ, गेहूं चावल उत्पादन वृद्धि प्राप्त की गई। अन्य क्षेत्रों में अधिक व्यक्ति नहीं प्रगति नहीं हो सकती। खनन उत्पादन में किए गए सुधारों ने देश को खाद्य आत्मनिर्भर बनाया और आयात समाप्त हुआ, परंतु गरीब को खाद्य सुनिश्चित मतलब लंबे समय तक योजना चलाई रखी। फिर उसके बाद वनस्पति प्रजाति जैसे मत्स्य पालन स्पष्ट, इसका मतलब हुआ ओवर टाइम काम करता था। ओवर टाइम काम करने के बाद पर्यावरण संरक्षित करने में सहायता कर सकता है। वह दीर्घकाल धारणता और खाद्य सुरक्षा बनाए रखता है। जो लोग थे, RDP ने खाद्य सुरक्षा को जड़ से गरीबी को ख़त्म करने का क्या क्या कार्य किया? ओवर टाइम लंबे समय तक कार्य करा और क्या क्या उत्पन्न कर लिया था? शहरी रोजगारों ने चावल गेहूं उत्पन्न, ये सभी हरित क्रांति ने जयंती शहरी योजना में उपलब्ध शामिल हुए। तीन महत्वपूर्ण उपाय गरीबी की रेखा के नीचे और ऊपर गरीब महिला और बच्चों के संवेदनशीलता वर्ग। संवेदनशीलता लोगों की फीलिंग समझना, भावुक होना की सुरक्षा करना और खाद्य समस्या निपटाना तथा उसके स्वास्थ्य कल्याण को व्यापक बनाने के लिए तीन महत्वपूर्ण उपाय आवश्यक हैं। इन तीन उपायों पर नीचे चर्चा की गई है। पहला सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। पहला है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, एकीकृत बल विकास सेवा, दोपहर का भोजन, ये तीन है पॉइंट। पहला हम पढ़ लेते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सबसे संबंध रखने वाला। ये कराता है खाद्य प्राप्त, जैसे कि कम उचित कीमतों में गरीबों को बचाता है और सबसे गरीबों की सहायता करता है। न्याय संगत वितरण सुनिश्चित करता है। वस्तुओं की
उचित मृदा से बचाता है। और जैसे कि भारत में 1965 में स्थापित गई भारतीय खनन निगम जैसे मिट्टी का तेल भी प्रदान कराता है और द्वारा आर्थिक और उपलब्ध किए जाते हैं। और भी चीज़ें उपलब्ध की जाती हैं जैसे राशन जो मिलता है हमें, वो क्या मिलता है, खनन 1965 से स्टार्ट हुआ था, कम मृदा में प्राप्त होता है। पहले मिट्टी का तेल भी प्रदान होता था, अब गेहूं और चावल होते हैं। जैसे लगभग 50 मिलियन परिवार सार्वजनिक सबसे संबंध रखने वाली प्रणाली है, सम्मिलित किए जाते हैं, जो वर्ष में 30,000 करोड़ रुपए मूल्य के सामान प्रदान करता है और उसे विश्व का सबसे बड़ा वितरण नेटवर्क कहा जाता है। जो 30 करोड़ रुपए का मूल्य सामान प्रदान करता है दूसरों को, उसे क्या कहा जाता है, सबसे बड़ा वितरण नेटवर्क कहा जाता है। यह प्रणाली मांग पूरी करना, आपूर्ति में स्थिर उपलब्ध और कीमत स्थिर पहलू का ध्यान रखती है। परंतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रचलन कई दोषों से ग्रस्त है। शुरुआत होती है, मतलब ग्रंथ मतलब ग्रहण मतलब शुरुआत, ग्रहण करते हैं। भ्रष्टाचार के कारण भी छीजन से खाद खुले बाजार में ले जाए जाते हैं। बाजारों में भी प्राप्त होता है और इस गरीबी लाभार्थी होते हैं। देशों में जिन्सों का वितरण एक समान भी नहीं है। दक्षिण राज्यों में गरीबी की रेखा के नीचे समुदायों का उन्हें शहर की तुलना में अधिक मात्रा पाते हैं, जबकि उत्तरी राज्यों में विशेष बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में स्थित इसके बिल्कुल विपरीत है। यह प्रणाली खाद्य सहायता का भारी भर भी सरकार का थोप रहा है। खाद्य सहायता जो 1980 से 81 में मामूली रूप से 662 करोड़ रुपए थी, यह बढ़कर 91 से 92 में 2,850 करोड़ रुपए हो गई। 2006-7 में यह बढ़कर 23,828 करोड़ रुपए हो गए। अपतन प्रणाली की कमी प्राभिकता और उत्पादकता के कारण यह बढ़ती रुपए हो गई। अपतन प्रणाली की कम प्राभिकता और उत्पादक के कारण यह बढ़ती हुई खाद्य सुरक्षा प्रतिकूल हो गई। यह प्रणाली शहरी आधारित जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए अन्य पूर्णबंदी और वसूली भंडार तथा वितरण की उचित लागत के कारण अक्षम भी हो गई। इसके परिणाम में कीमतें बढ़ी जब विशाल मात्रा में वसूली किया जाता और उसे खुले बाजार के लिए कम जोड़ा जाता। अभी हो गया हमारा ये टॉपिक ख़त्म। मतलब इसके 3 महत्वपूर्ण उपाय थे जो हम करेंगे। एक तो हमने सार्वजनिक वितरण प्रणाली कर लिया। अब करेंगे हम एकीकरण बाल विकास सेवाएं और दोपहर का भोजन इसकी, ये करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय। और मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड सपोर्ट ज़रूर करना।